अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस रीत को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बहुत दिलचस्प है और बहुत ख़ास भी है, क्योंकि आज हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलवा रहे हैं जिनको आप अक्सर सुनते रहते हैं, उनके शोज़ को सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा तारुफ़ करवाने में। आपको बताता चलूँ कि आज हमें प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में ज्वाइन किया है आरजे ज़ुबिया शाहिद ने। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। और साथ में ये भी बताता चलूँ कि प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए आप रब्ता किया करते हैं हमारे रब्ते के नंबर 0334 19 66 966 पर। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को हम मौसूल करते हैं, अपने मेहमान के साथ शेयर भी करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर हमें देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल पेजेस वेव FM 96.6 और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के पेज के ऊपर हमें देख सकते हैं। अपने पैगामात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन मैसेजेस को भी शो का हिस्सा बनाया जाए। तो जनाब बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और मौजू है मोटिवेशन कितनी ज़रूरी है। सो मोटिवेशन ज़रूरी तो होती है ज़िंदगी के लिए, लेकिन कितनी ज़रूरी होती है ये हम आरजे ज़ुबिया से जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। ज़ुबिया, बीइंग दी टीचर, बीइंग दी स्टूडेंट, क्या सोचती हैं मोटिवेशन ज़रूरी होती है? ये बाद में मैं इस चीज़ को आपके लाइफ एक्सपीरियंस के साथ भी कनेक्ट करूँगा। क्या लगता है कितनी ज़रूरी होती है मोटिवेशन? मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको मोटिवेशन नहीं मतलब होगी ज़रूरी, या आप टीचर हैं या कोई ऐसी आपकी फील्ड है, यानी कि आप प्रैक्टिकल फील्ड में आ गए हैं, अब जो है वो आपको मोटिवेशन नहीं ज़रूरी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ज़िंदगी के हर हिस्से में मोटिवेशन चाहिए होती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आपको आगे मूव करने के लिए एक थपकी जो हमारे माँ बाप अक्सर देते हैं, जो हमारे टीचर्स दे रहे होते हैं, ये हमेशा ही चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि हमें एक पॉइंट पे आकर हम ये बोल दें कि अब तो हम स्टूडेंट लाइफ से निकल चुके हैं और हमें जो है वो अब क्या करना है, हमें कोई कहने वाला नहीं भी होगा तो चलेगा, अब तो हम अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं। तो ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ये हम सबको हर ज़िंदगी के हर पहलू में इसकी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। मैं अभी कुछ दिन पहले एक शो कर रहा था, एक मोटिवेशनल स्पीकर थे हमारे साथ, उनसे बात हो रही थी। तो मोटिवेशन देते वक्त हमें समझ नहीं आती कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं। बाज़-औक़ात अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, क्योंकि उसमें एक तो सक्सेस का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसमें मोटिवेशन की लॉजिक हम नहीं, बीइंग द मोटिवेटर नहीं समझ पा रहे होते कि कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या कहेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे ही सोशल मीडिया को ओपन करते हैं तो हर शख्स आपको समझाने के लिए बैठा हुआ है। ऐसे ही है। कैसे लेती हैं सोशल मीडिया मैसेजेस को? इसको मैं कुछ इस तरह डिफाइन करूँ, सोशल मीडिया पे अगर आप चले जाते हैं ना तो सिर्फ आपको मोटिवेशन ही नहीं मिल रही होती, उसके साथ साथ आपको क्रिटिसिज्म भी उसी लेवल का मिल रहा होता है। यानी कि अगर आपको कोई 5 बंदे मोटिवेट करने वाले हैं ना, तो आपको 95% ऐसे मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, जो आपको ये कहेंगे कि नहीं छोड़ो, मतलब इसमें क्या रखा है, ये इसमें क्या है, ये क्यों करना है। और सबसे बड़ी एग्जांपल तो हम रेडियो को ही ले लेते हैं। जब हमने अगर किसी ने कोई सुन रहा है ना, तो जो 95% लोग होते हैं, अच्छा अब तो दौर ही जो है वो सोशल मीडिया का आ गया है, मोबाइल है, यूट्यूब है, सर्च करो जो कुछ मर्जी ढूंढो। तो कुछ ऐसे होते हैं और कुछ उसमें से 5% होते हैं कि नहीं यार, मतलब बहुत अच्छा है, तुम एक ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे हजारों में से मतलब जो है वो में से कोई पहुंचता है, बिल्कुल ऐसे है। तो ये चीज़ होती है कि हमें क्रिटिसिज्म भी साथ साथ देखने को मिल रहा होता है और उसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम उनकी क्रिटिसिज्म की तरफ एटलीस्ट हम तवज्जो ना करें अपनी, अगर वाकई में हम कामयाब होना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आरजे ज़ुबिया शाहिद अपनी रियल लाइफ में, जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस में मौसूल होते हैं। मैं लास्ट टाइम आपके शो में बैठा था, तभी बहुत सारे लिसनर्स हमें सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे प्रोग्राम को। रियल लाइफ में ज़ुबिया कितनी मोटिवेटेड है और कहाँ पर आके लगता है कि बस हो गई है, अब मोटिवेशन डाउन हो गई है? अच्छा, तो रियलिटी बताऊं तो पहले मैं भी जो है वो मुझे नहीं था इस बात का इल्म के जो है ना वो आपको कितना
मोटिवेट रहना पड़ता है अपनी अब खुद को लेकर, ये मुझे भी नहीं था पता। और जब मैंने बुक्स जो है, बुक्स तो मैं खैर स्टार्टिंग से ही पढ़ती आ रही थी, लेकिन एक लाइफ पे आके एक ऐसा स्टेज आता है ना जब आपको लगता है कि वाकई में अब आपको जो है वो मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपका माइंड आपका जो है वो, जब आप किसी ने ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं और देन आपको पता होता है कि नाउ आई नीड, सबसे पहले जो है वो तो मैंने कुरान पाक मेरी जो है पहली मोटिवेशन बनी। एंड देन मेरा भाई, मैं इसको क्रेडिट दूंगी, वो मेरी मोटिवेशन बना। हमेशा उसने, मेरे भाई ने यही कहा कि आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। बट ये होता है कि हम गर्ल्स को हमेशा ये एक बात बताई जाती है कि अपनी लिमिट्स को ख्याल रख के देन आप यू कैन डू एनीथिंग। सो मैं इसमें अपने भाई को क्रेडिट दूंगी कि सेकंड नंबर पे उसने मुझे इतना मोटिवेट किया है कि नाउ आई एम हियर। गुड, दैट्स ग्रेट। और इसी में एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि आपने कहा कि अपनी लिमिट के मुताबिक हमें आगे प्रोसीड करना होता है। दूसरा ये होता है कि आजकल के दौर में जब हम फील्ड में काम कर रहे होते हैं, ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे घर वालों का एतमाद बड़ा ज़रूरी होता है कि वो एक पॉजिटिव सपोर्ट भी होती है, जो वो सपोर्ट जो आके आपको आगे मूव करने में मदद देती है कि आप सोसाइटी में मूव करते हैं और अच्छी जगह पर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। सो मोटिवेशन के साथ साथ अभी आपने जिक्र किया कि मैं किताबें भी पढ़ती हूँ और शुरू से पढ़ती आ रही हूँ। किताबों का शौक कैसे हुआ? आजकल की जनरेशन में किताबें मतलब मुश्किल सा लगता है काम, क्योंकि डिजिटल दौर है, तो डिजिटल अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो किताबों का शौक कैसे आ गया? सर किताबों का शौक आज से कोई अभी नहीं है। जब मैं थी 9th क्लास में थी तो ऐसा था कि मेरे 9th के एग्ज़ाम्स थे, फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड के। तो मैं उसमें जो है ना वो एक नॉवल पढ़ रही थी, वो पीरे कामल था, इस्लामिक नॉवल भी था उमैर अहमद का। तो उसको मैं पढ़ रही थी और मेरी मदर यूं कह रही थी कि आप जो है ना वो अपने पेपर्स की प्रिपरेशन कर लो। तो मैं अच्छा वो बुक बायो की बुक में रख के ना नॉवल पढ़ रही। वो जब आप किसी ऐसी बुक में जाते हो ना तो आपको लगता है जैसे आप उस बिल्कुल फिल्म में चल रहे हो। बिल्कुल सही। इमेजिनेशन के अंदर अपने आप को आप इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन जो थी ना वो हो गई। तो उसमें कुछ ये भी था। अच्छा आजकल लोग ये कहते हैं कि आपको किताबें देती क्या है, मैं कहती हूँ किताबें जो है ना वो हमें एक पूरी दुनिया का सफर करवा देती हैं। आप एक जगह बैठ के एक अच्छी किताब पढ़ रहे हो ना, वो आपको कितनी सदियां जो है वो आगे ले जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है। और मैं ये कहूँगा कि जो किताब है वो आपका बेहतरीन दोस्त होती है, जो आपको हर तरह हर मुश्किल में सपोर्ट करती है। और ख़ास तौर पे जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, तो जितना ज़्यादा हमें किताबें सपोर्ट करती हैं शायद कहीं से सपोर्ट नहीं मिलती। इवन कि ये एक्सपीरियंस मैंने भी लाइफ में कई दफ़ा किया है कि जब कभी आपको लगता है कि तमाम साइड्स ऐसी जहाँ से जो आपके लिए हमेशा बड़ी शाइनिंग होती हैं वो एकदम से डार्क हो जाती हैं, आपको लगता है कि बस अब इसके बाद मैं नहीं मूव कर सकता। फिर मीनवाइल मेरी आदत ये कि मैं तो बाज़ औक़ात कुछ पर्सनालिटीज़, कुछ पॉजिटिव माइंडेड लोगों के बीच में बैठता हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए। इन अदर वर्ड्स कि मैं कहता होता हूँ कि मैं खुद को चार्ज करने के लिए उन लोगों के साथ बैठता हूँ। सो आप जब डिमोटिवेट होती हैं क्या करती हैं तब? सर वही मेरी पहली जो मैंने आपको बताया, मैं अपने भाई के साथ जो है ना वो बात शेयर कर लेती हूँ। शेयरिंग हमें नहीं है, अगर हम परेशान हैं, हम टेंशन में हैं, हम किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं तो हमें ये लग रहा होता है कि हम खुद ब खुद जो है ना वो इसमें से निकल जाएंगे, जबकि हमें कहीं ना कहीं आकर किसी ना किसी से बात को कह देना पड़ता है। अगर कहेंगे नहीं उलझने ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएंगी। तो मुझे भी जब मैं ऐसे डिमोटिवेट हो जाऊँ या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं अपने भाई के साथ शेयर कर लेती हूँ और वो जो है वो मुझे अच्छा गाइड कर देता है। तो इसलिए मैं बड़ी ब्लेस्ड फील करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है ना वो एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा भाई, एक ऐसा मुहाफिज जो है अपनी लाइफ में रखा हुआ। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा रूबी, अब कितनी जजमेंटल है? सर मैं नहीं कहूँगी कि मैं इतनी बेसिकली आप हैं जजमेंटल। हर कोई होता है वो। अच्छा इस वे में नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमने ये क्यों किया, तुम वो क्यों किया, ये चीज़ नहीं है। बस ये है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, मुझे पता चल रहा है कि मेरे सामने चीज़ गलत हो रही है, जस्ट उसको अगले को बता देती हूँ कि ये चीज़ आपसे गलत हो रही है तो आप इसको
ठीक कर लें। अगर मतलब हमारे यहाँ ये है कि हम मानते नहीं हैं, हम अपने आप को ज़्यादा वो समझ रहे होते हैं, गलत भी कर रहे हैं ना तो बस अगले अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम उस गलत को भी गलत करते जाते हैं। ये है कि मैं जज नहीं करती किसी को भी कि आपने ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही। अगले की लाइफ है, वो जो राइट्स मैं सोच रही हूँ अपने माइंड में कि मैं इसको ऐसे करूँ, वो भी चाह रहा होगा कि मैं खुद अपने आप को इस तरह मतलब करूँ। तो ये चीज़ है, हमें इसमें भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि बजाय अगले को भी समझना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपने एक बार बता दिया है, 2 बार बता दिया, दैट्स इट। अगर वो उसका माइंड काम करता है तो वो कर लेगा उसको। बिल्कुल सही है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जजमेंटल शायद नहीं होना ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि शायद जजमेंटल होने का इख्तियार हम लोगों के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो तो अल्लाह ताला का इख्तियार है, उन्हीं के पास होना चाहिए और उन्हीं के पास है बेशक। हमारे पास ये नहीं होना चाहिए फैसला कि हम किसी के बारे में राय दें। घर में मतलब बड़े होते हो ना, तो आपके छोटे बहन भाई होते हैं, उनसे समटाइम्स ऐसा होता है कि वो उनको उस तरह उन चीज़ों का पता नहीं होता, तो हम अगर उनको जजमेंट करने के बजाय उनको गाइडलाइन की तरफ लेकर जाए ना, वो एक प्रॉपर, देन जो है वो हम इसको सही से रूटीन में लेके आ सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप गाइड कर रही हैं छोटों को और गाइड करते करते एकदम से आपको ये लगे कि जो छोटे बहन भाई हैं वो कहें कि बस बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दे, आपने ज़्यादा गाइड किया, या सुनने की पोजीशन में ना हो? जैसे अमूमन बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी आजकल बच्चे हैं वो बात तहम्मुल से नहीं पूरी सुनते, वो कहते हैं हमें पता है, आप ज़्यादा ना बताएं। तो कभी ऐसा हुआ कि आप समझा रही हैं और उन्होंने आपको चुप करके बिठा दिया कि भाई बस इससे ज़्यादा ना करें? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, वो कहते हैं हमें समझ आ गई है, अच्छा आप ना बताएं हमें। ये चीज है, पहले जो छोटे होते हैं वो बात मान लेते हैं, फिर जब बड़े हो जाते हैं कहते हैं अब हम भी बड़े हो गए, अब हमें समझ आ गई है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, जब जैसे हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें कोई ना कोई ऐसी बात से टोके, हम उन्हें कह रहे होते हैं नहीं अम्मा या नहीं अब्बा जी, हमें अब पता चलता है, हम भी ज़माने में निकलते हैं। ये चीज़ होती है। सो बड़ों के साथ छोटों का जो एफिलिएशन है हमेशा मैटर करता है कि जैसे जैसे ये एफिलिएशन रहता है वैसे वैसे चीज़ें बेहतर रहती हैं। जहाँ पर एफिलिएशन में या फिर इस ताल्लुक़ में गैप आना शुरू हो जाता है, वहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। सो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपने बड़ों के साथ अपना ताल्लुक़ बरकरार रखें, उनके साथ बैठा करें, उनसे सीखा करें, उनसे समझा करें। बड़ों से मुराद सिर्फ वालिदैन नहीं, बड़े बहन भाई भी होते हैं, सो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं तो मुख्तलिफ मैसेजेस में बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव सामने आता है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है या फिर हमारे रिलेशंस को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। हमारे दिल में अपने ही बहन भाइयों को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर बहुत सारी कुदूरतें आना शुरू हो जाती हैं। हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ नेगेटिव भी सोचना शुरू कर देते हैं, जो कि बड़ी गलत एक चीज़ है। सो मैं इम्पैक्ट को भी डिस्कस करूँगा ज़ुबिया से कि ज़ुबिया जो है माशाल्लाह अब शो करती हैं FM 96.6 पर और इनकी माशाल्लाह लिसनरशिप भी बहुत अच्छी है। आप सब माशाल्लाह बड़े पसंद करते हैं ज़ुबिया के शो को। सो डिजिटल मीडिया के इम्पैक्ट को कैसे देखती हैं? किस हद तक पॉजिटिव है, किस हद तक नेगेटिव है? इसके बाद अगली बात तो मैं बाद में आपसे पूछूंगा कि लोगों का फीडबैक जब मिलता है तो क्या तासुर होता है। सो इम्पैक्ट कैसे देखती हैं? सर इधर भी वही मैं बात इसको भी वैसे ही मतलब आपको बताऊंगी कि अगर आप क्रिटिसिज्म को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो ना, आपने बोला है कि यानी कि आपके पास कोई 10 लोग हैं और 9 ने आपको ये बोल दिया है कि आप जो है वो बहुत अच्छा बोलती हैं या आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और एक इंसान ने ऐसा बोल दिया कि नहीं मतलब ठीक है, एवरेज है, सब की तरह ही है, नॉर्मल ही है, तो आप अगर उसको सोच में पड़ जाओगी ना, अच्छा इसने ये ऐसे क्यों बोला, ये ऐसा क्यों हो गया, वो फिर आप पीछे रह जाओगे, फिर आप स्ट्रक हो जाओगे एक पॉइंट पे। आप तनकीद का जवाब जो है ना वो आप तनकीद से नहीं दे सकते। अगर आप पे कोई तनकीद हो रही है तो बेहतर जो है वो आप खामोश हो जाओ, अपने अमल से उसको जवाब दो, और अमल हमेशा जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं है कि इसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी उसको गलत से ही जवाब दूं, आप पे और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मेरी मदर हमेशा मुझे एक बात कहा करती थी कि आप में और अगले में एक डिफरेंस तब आएगा
जब अगला जो है वो आपको उस लेवल पे जाके सवाल कर रहा है या कुछ कह रहा है और आपका बिल्कुल उसके ऑपोजिट जवाब है, यानी कि अगर उसने जो है ना वो बिल्कुल आपके साथ हार्शली होके बात की है और आप उसको हार्शली जवाब दोगी, दैट्स मीन कि आप में उसमें कोई फर्क नहीं है। Yes, आप उसको बिल्कुल सही। पॉजिटिव होके आंसर दोगी, दैट्स मीन कि आप उससे अपर लेवल पे चले गए हो। तो बिल्कुल ये सही। चीज़ है। अच्छा, ये बड़ा एक इनिशियल ट्रेनिंग का हिस्सा है। जब हम बचपन में थे तो हमें भी हमारे बड़ों की तरफ से हमेशा ये मैसेज मिलता था, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था, कोई गुस्सा है, कोई गिला है, नाराज़गी है, तो हमें जवाब ये मिलता था कि अपने में और उसमें फ़र्क रहने दो। ऐसे ही है, ठीक है। और वो फ़र्क किस चीज़ का है कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप भी गलत करेंगे तो फिर तो आप भी उसके जैसे होगे, तो फ़र्क तो ख़त्म कर दिया। तो फ़र्क को लाजमी दरमियान में रखें। जब आप फ़र्क को बरकरार रखते हैं तो चीज़ें मस्बत रहती हैं। जब आप फ़र्क ख़त्म कर देते हैं तो इसका मतलब ये कि अगर आपकी सोच में वो गलत है तो आप भी गलत हो चुके हैं, लिहाजा इस फ़र्क को ख़त्म कर देना चाहिए। सो जनाब, डिस्कशन जारी है। आज ज़ुबी शायद मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि मोटिवेटेड कैसे रहना चाहिए। आपके मैसेजेस मुझे मौसूल होते हैं 0334196666 पर। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your department. Actually, it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program and we offer it after FSc. All right. And also we offer a 2-year MPhil program, and Okay. inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसमें पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो है वो diseases हो सकते हैं syndrome में, Okay. ठीक है। तो लाइक अगर आपके कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपका लाइक प्लेटलेट्स काउंट हो गए, कम हो गए हैं, आपके Right. कुछ WBC का काउंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, Okay. तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। आपके डॉक्टर जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBC काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है। तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में। Right. जब उसके अलावा देखें, जब तक हम लोग लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर देंगे ये डिजीज है, ये वायरस है। देखिए, एक वायरस है, उसके डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं। एक ही वायरस या डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं। Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा, ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, कोविड-19 है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है। Right, इनकी सिम्टम्स है मोर और लेस जो है वो सेम है। Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूं तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है। Right. तो इसलिए मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। Right. तो उसके अलावा डॉक्टर आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। Right, बल्कि right. कंफर्म डायग्नोसिस के अलावा आप बता ही नहीं सकते कौन सी डिजीज है। Right. तो हम लोग यहाँ डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज़ करके हम पहले डायग्नोसिस जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो डॉक्टर जो है वो, जब पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज़ है या ये वायरल डिजीज़ है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता। इसी Right. तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं। जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी।
Okay. जो पब्लिक हेल्थ होती है वो एक किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती। जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है, फेडरल गवर्नमेंट का, दैन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ। Right. वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल। Okay. तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडियाज़ को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं, देन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं कि Right. अडेप्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने, मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, Right, सोशल right, डिस्टेंसिंग करनी है। Right, तो right. इसी तरह ये सब चीज़ें हम लोग का पता लगती हैं जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं। Right. जब हम डायग्नोस किया, हमने कोविड-19 है, देन हमने इसको मजीद जी। स्टडी किया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी है इसकी, किस Okay. तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह हम उसकी वैक्सीनेशन बना सकते हैं। Right. तब हमें वैक्सीनेशन हमने बनाई, वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अडेप्ट कैसे करवा सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू। लेकिन अगर देखें एक बंदा है, उसको हमारे पास डायग्नोसिस उसका नहीं है, मिस डायग्नोस उसका हो चुका हुआ है, डॉक्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्सन था वो था कोविड-19 का, तो डेफिनेटली कोविड-19 जो था वो तो अनट्रीट रहा, Okay. और हम लोग जो था वो ट्रीटमेंट करते रहे इन्फ्लुएंजा का। Right. तो यहाँ पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट रखता है कि यहाँ पे अगर हमने पहला ही फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी ट्रीटमेंट का, फर्स्ट Right. स्टेप जो है वो डायग्नोसिस है। है। डायग्नोसिस Right, लीड्स right. टू अ ट्रीटमेंट। Right. Right. तो इसी right. तरह हम डायग्नोसिस से ही पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। Right, right. You talked about misdiagnosis and all. So I want to know that how does the department stays relevant to the advancements in the medical laboratories and diagnostics, you know? मैम इस तरह है कि हम लोग वी हैव रिप्लेस मैन पावर विद रोबोट्स। हाँ वी कैन रिप्लेस वी मैन केवल मतलब जहाँ पे हम लोग पाइपटिंग है, जो डिफरेंट सैंपल कलेक्शन है, जी, जी। वो यूज टू डू विद ह्यूमन मैन पावर, बट वी कैन रिप्लेस इट विद रोबोट। Okay. दे कैन सेव आवर टाइम, Yeah. दे कैन सेव मैन पावर। इतनी देर में जो है वो रोबोट्स जो है, सैम्पलिंग है या हमारी जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं, हमारी जहाँ पाइपटिंग होती है, ये हम ह्यूमन की हम रोबोट से Right. करवाते हैं। एआई जो है हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा इससे टाइम भी सेव होता है, और सबसे पहली बात हमारी जो मेन चैलेंज आता है वो है जी। एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का। Right. तो Right. आपको पता है जो ह्यूमन भी है कहीं कहीं एरर आ ही जाता है उनसे, लेकिन जो अगर हम एआई से इसको रिप्लेस कर दें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाती है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। Right, right. Let's discuss about the research, education, and about the career development related to your field. How does the department contribute to the medical research and academic development? रिसेंटली आई विल मैं आपको बताऊं तो मैंने इसी मंथ में 6 आर्टिकल पब्लिश किए हैं अपने। Right, mashallah, इसी mashallah, तरह congratulations. थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह जो हमारी डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम लोगों ने इसमें HEC के जर्नल्स में करवाए, इसके अलावा दे आर आल्सो पब्लिश्ड इन स्कूपर्स इंडेक्स। Right, right, इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में हम जो है पब्लिकेशन जो है हमारी Right. डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं। right, बल्कि वी आर आल्सो एंगेजिंग आवर स्टूडेंट्स। right. हमारे okay. जिस तरह के फाइनल ईयर के उस बैच पास हुआ है, आई गेस तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 56 स्टूडेंट्स सबकी जो पब्लिकेशन जो थी वो हम लोगों ने करवाई है। Mashallah, mashallah, mashallah. That's really wonderful. I would like to know what opportunities are available for the students to get involved in like hands-on training. You discussed about the research, which is like, you know, amazing. ऑलराइट, एक्चुअली वी आर आल्सो लैब्स हमारी अपनी है, इसके अलावा वी आल्सो इनवाइटेड एक्सटर्नल्स Okay, फॉर अरेंजिंग सेमिनार, Okay. conferences and also one hand practices. okay, They okay, also include workshop. okay, okay. इसमें वर्कशॉप वगैरह होती हैं डिफरेंट। हम लोग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्री की, स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री की है, इनके जो हैं वो लेबॉर्ट्री मैनेजर्स जो हैं उन्हें इनवाइट करते हैं, देन वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करवाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। All right, all right. So, are the labs part of, you know, your curriculum design, like the practical hands-on learning? यस मैम, दे आर पार्ट ऑफ द वर्क। Okay, okay, okay. I would like to know what career paths are available for, you know, medical laboratory professionals and how they can advance in their careers. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आफ्टर BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, इनके पास जो 17 स्केल की हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल्स में जो है Okay. टर्शरी हॉस्पिटल में जॉब्स अवेलेबल हैं। Okay, इसके अलावा दे कैन सुपरवाइज देयर ऑन लैब। okay,
they Okay. can work as a lab manager, Okay. they can work as a lab supervisor, Okay. they can lab as a forensic scientist, Okay. they can work as a professional laboratory scientist. Okay. They can work in different laboratory sectors, like they can work in microbiology lab. Actually medical laboratory science is a vast field. Okay. It covers different areas like microbiology, immunology, serology, Oh, biotechnology, biochemistry, Okay. Okay. hematology, histology. तो different जिस तरह इस different इस areas की हमारे पास lab होती है, तो students can Right. supervise their own interest area. Thank you so much, Saiba. It's wonderful knowing a different dimension in a different field. I would like to know that how do you see the medical laboratory sciences field evolving over the next decade? Our student can move in digital pathology, genomics, AI, and in many different areas that cover many areas of artificial intelligence. Right, right, right. I would like to discuss something crucial and that's vital that comes to the mind of students as well about the misconceptions related to your field. What are some common misconceptions you come across about medical laboratory sciences, especially the confusion between the scientist and a technician? First of all, I thank you very much for this wonderful question. असल में नीड ऑफ जिसे कहते हैं ना आ रहा है ये क्वेश्चन जो है हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ में आज भी कंफ्यूजन में है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ मेडिकल टेक्नीशियन. Right, right. Actually, a medical laboratory technologist or medical laboratory scientist, it is a 4-year degree program. Right. ठीक है. And ठीक है. medical laboratory technician, it is a 2-year diploma. Okay. Main difference is between degree and diploma. Okay. ठीक है. A degree holder student can oversee many laboratory tasks. He can work as a laboratory manager. He can work as a laboratory supervisor. He can work as a laboratory scientist, a laboratory professional. जो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसका जो काम है प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है. ठीक है. और जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है उसके पास नॉलेज होता है प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर्स. ठीक है. देन आई एम गोइंग टू परफॉर्म पीसीआर. PCR is a polymerase chain reaction in which we make multiple copies of DNA and we can finalize AIDS positive, AIDS negative, HIV positive, HIV negative. अब इसका प्रिंसिपल क्या है पीछे, किस तरह जो PCR की वर्किंग होती है, ये एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को सिखाया जाता है. Okay. कि किस तरह पीसीआर जो है उसमें थर्मोसाइक्लर मशीन होती है वो वर्किंग कर रही है, वो किस तरह वो काम कर रही है, किस तरह मल्टीपल डीएनए की कॉपीज हैं. जो टेक्नीशियन है उसको इतना पता है कि मल्टीपल डीएनए कॉपीज होनी है और एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे पता लग जाना है. टेक्नीशियन को बस ये नॉलेज है. Okay. लेकिन जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको ये पता है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या एडप्ट किए हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो थे वो पीसीआर के ऐड किए हैं और इनमें से किस प्रोडक्ट का क्या काम था. All right. कि All right. डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनी है. टेक्नीशियन को बस ये पता है कि मल्टीपल कॉपीज बनी है, लेकिन एक टेक्नोलॉजिस्ट को ये पता है कि किस तरह बनी है. Right. एंड टेक्नीशियन का जो है वो काम है वो है सैम्पलिंग के साथ, Okay. सैंपल कलेक्शन. Okay. But our laboratory technologist deals with not deal with the sample collection. We Okay. process labs, manuals. We prepare SOPs, standard operating procedures. Right, right, right. ठीक. So, how a medical laboratory scientist or a technician differs in terms of impact? Because you discussed that the training is different, the responsibilities are different. How the impact is different between the two? मैम इस तरह है कि जो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है ना उसने जिस तरह मैंने अब उसको सैंपल कलेक्शन के लिए भेज देना है, Yes. उसने सैंपल कलेक्शन करनी है. देन उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देन इक्विपमेंट्स जो हैं वो उसको यूज़ करना है, जो यूज़ हमने किए हैं उसको वॉश वगैरह करना है या उसकी वॉशिंग से रिलेटेड उसकी डिस्कार्ड जिस तरह बायो सेफ्टी बैग्स वगैरह सारा करते हैं, ये टेक्नीशियन की जो हेडेक होती है. जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो एक जो लेबोरेटरी मैनेजर है, वो लेबोरेटरी सुपरवाइज़र है. उसने जो है वो अपने लेबोरेटरी को किस तरह रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें जो है हमारा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट देखते हैं. लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है वो इन चीज़ों को नहीं डील करते. ना इस परमिशन होती है कि लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो अपनी जो है वो लैब भी सेटअप कर सकता है.
Right. with the Right. affiliation of a medical pathologist. Right. But a right. technician cannot open its lab, or he cannot supervise a lab. Right, right, right. Since we are talking about the labs and you talked about the hands-on training of the students as well, how do you support the students for hands-on training and talk about the labs availability if there is? We have, ma'am, actually there are many types of hazards in laboratory: biohazard, chemical hazard, electronic hazard, ergonomic hazard. What you have narrate biohazard, I will explain it. Biohazard is a hazard, is or a risk from microorganisms. Okay, अगर हमें जो खतरा है माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, then it will be biohazard. all right. बायोहैजर्ड के अंदर मजीद जो है वो दो टर्मिनोलॉजीज हम लोग कोट करते हैं: बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी. All right, If all I right. want to save myself from microorganism, it will be bio safety. If I want to save microorganism from human being, then it will be bio security. All right. अब आपके क्वेश्चन आएगा ह्यूमन बीइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्यों सेव करना पड़ेगा, Yes, yes. कि क्यों हमें इंसान को सेव करना Yes. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से समझ आती है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बीइंग से हमने सेव करना True, है. true. इसको मैं अगर आपको हिस्टोरिकली बैकग्राउंड से बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड एज ए बायो टेररिस्ट टू. Okay. इसमें आपको हिस्ट्री में बताऊं तो हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस. इसके स्पोर्स होते हैं. स्पोर्स जस्ट लाइक होता है कि हम इनहेल कर सकते हैं, एरोसोलिक होते हैं, लेकिन इनविजिबल होते हैं, हम इसको देख नहीं सकते. Okay, not from the naked eye. You यस, got it. फ्रॉम जी. वर्ल्ड वॉर 3 जब हुई थी उस टाइम, और उसमें जो जापानीज जो थे उनकी जो असेंबली थी, Right. नेशनल असेंबली में जो उनके जो ओपोनेंट थे, उनके ऑपोजिट जो थे, उन्होंने असेंबली के मेंबर्स में लेटर्स भेजे थे. ठीक है, और लेटर्स जैसे सबने ओपन किए तो थोड़ी देर बाद सब मेंबर्स की डेथ हो गई. Okay. जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो आपको यहाँ से मैं बताऊँ लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट का इतना रोल यहाँ पे भी है. तो वो अनलकीली हमारे कंट्री में शायद सपोर्ट नहीं किया जाता, नहीं तो साइंटिस्ट का इतना रोल होता है यहाँ पे. जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया माइक्रोबायोलॉजिस्ट को या साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया, तो हमें पता लगा कि उन हर लेटर्स में जो थे वो बेसिलस के स्पोर्स थे, All right. जो कि जैसे उन्होंने लेटर ओपन किया वो स्पोर जो थे इनहेल हो गए, उनकी सडन डेथ हो गई. Okay. तो उसके बाद से इन स्पोर्स को थे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बीइंग जो है वो ऐसे बायो टेररिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. Okay. तो इसके बाद से जो थे वो हम बायो सिक्योरिटी भी इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ह्यूमन बीइंग से सेव रख सकें. तो इन सेफ रखने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं. सबसे पहले जो है हमारे पास पीपीज होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें जो है वो आपके गाउन्स आते हैं, जिसमें हेड टू रो तक आपके गाउन होता है, कवर करते हैं. डबल गाउन्स होते हैं, उसमें आपने फॉरवर्ड और जो रिवर्स होते हैं पहनने होता है. Okay. देन आपकी जो है वो ग्लव्स होते हैं. देन N95 मास्क जो है वो आपने कहना होता है. देन गॉगल्स होते हैं, हेड कवर होता है, आपके शूज़ कवर होते हैं. इसके अलावा जो है वो आप मज़ीद जो है अगर आप बायोसेफ्टी लेवल 3 या लेवल 4 में, हमारे यहाँ बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं लेवल 1, 2, 3 और 4, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग जो हम डील करते हैं. लाइक जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है उन्हें लेवल 3 में हम यूज़ कर सकते हैं. जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है और जो ज़्यादा जो है वो इंसानों के लिए थ्रेटन्ड है, तो हम उसको लेवल 4 में यूज़ करते हैं. देन वहाँ पे हम बायोसेफ्टी कैबिनेट्स यूज़ करते हैं, बायोसेफ्टी कैबिनेट 3. Okay. इसके अलावा जो हम लेमिनर एयर फ्लो जो है LAF वो यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इनसाइड जो एयर होती है वो भी जो फिल्टर होके बाहर जाती है, ताकि हम बाहर की इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकें, और जो बाहर से इन्वायरमेंट आती है वो भी जो है वो फिल्टर होके आती है. Okay, इसके अलावा हम यहाँ पे HEPA फिल्टर जी वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख. आज हम बात कर रहे हैं जी मोटिवेशन के हवाले से, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है आप सबकी पसंदीदा होस्ट RJ ज़ुबिया शाहिद. RJ ज़ुबिया जो हैं वो आपके लिए शो लेकर आया करती हैं, ड्राइव टाइम शो, और आप अक्सर उनको सुना करते हैं, पसंद भी करते हैं. सो आज हमने उनको दावत दी है अपने स्टूडियो में, और इनसे ये जान रहे हैं ये अपनी रूटीन लाइफ में कितनी मोटिवेटेड रहती हैं, जब डीमोटिवेटेड होती हैं तो क्या करती हैं. सो जनाब डिस्कशन का सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से ब्रेक हुआ. सो मैं ज़ुबी ये जानना चाहूँगा, जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ठीक है. जैसे भी आपने शो के शुरू में बात की, आपने कहा कि जैसे हम अपनी मिसाल लेते हैं कि हम रेडियो के ऊपर शोज़ करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेडियो कौन सुनता है, ठीक है. अच्छा मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस एक तो वैसे ही हुआ. सो मैं मुझसे किसी गेस्ट आए, उन्होंने कहा कि जी रेडियो कोई सुनता है, अभी शो मैंने शुरू करना था. अच्छा जब हमने शो किया
बहुत सारे लिसनर्स अभी भी हमें सुन रहे हैं, तो इसी तरह लिसनर्स सुन रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आए। आफ्टर शो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर अब आप बताएं कि रेडियो कोई सुनता है, ठीक है, तो उनको लगा कि वाकई ही एक रेडियो को सुनने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा है। और यहाँ पे मैं अगर अपने बारे में बताऊँ ना, तो मैं भी पहले यही सोचती थी कि रेडियो कौन सुनता है, क्योंकि मैं सुनती थी और उसके बाद मैंने 1 to 2 years जो है ना गैप ले लिया इसमें ड्यू टू स्टडीज। और जब गैप के बाद लाइफ जो है वो इतनी जल्दी से जो है मूव कर रही है, हम जो है बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, तो मैंने जब गैप लिया ना उसके बाद मैंने कहा कि स्टिल नाउ जो है वो इसको जो है वो हम सुन रहे हैं। लेकिन वाकई में फिर जब मुझे पता चला कि ये जो चीज़ है इसको हम कैसे लेकर चलते हैं, जो पुरानी हमारी ओल्ड इन्वेंशंस है ना, हमने उसको थोड़ा सा कम कर दिया, ख़त्म नहीं करते हम उसको चीज़ को, लेकिन हमने उस पर थोड़ा सा कम कर दिया। अच्छा, मुझे ये लगता है कि शायद कनेक्टिविटी का बहुत गहरा ताल्लुक होता है कि जब आप किसी चीज़ के साथ खुद जुड़े हुए होते हैं ना, तो आपको लगता है कि लोग भी वही काम करते हैं। जब आप नहीं जुड़े तो आपको लगता है कौन करता है। लाइक टिपिकल रेडियो, या फिर शायद मुझे याद है कि अर्ली 2000 की बात है, 2003-4 में नया नया मोबाइल आया, उस वक्त बटनों वाले मोबाइल हुआ करते थे, तो उस वक्त बड़ा क्रेज़ होता था कि उसके साथ हैंड फ्री अटैच की और हम रेडियो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स रेडियो FM को ट्यून करते थे, उनको सुनते थे और एक बड़ा फैसिनेट करते थे, वॉइस बड़ी कमाल की है, क्योंकि मीडियम सबके पास था और जस्ट हम नहीं सुनते थे। उस वक्त जिसके पास वो मोबाइल था वो उसको सुनता था, क्योंकि आपके पास मोबाइल में इंटरटेनमेंट के सोर्स में रेडियो या FM जो है वो बड़ा अहम था जी, वो सुना जाता था। तब रेडियो ही था। यस, बिल्कुल ऐसे। तब ये तो नहीं था, यूट्यूब आ गया और ये चीजें नहीं थी तब, ये चीजें नहीं थी और तब सुकून था। और उस वक्त सबको लगता था कि ये डिवाइस में रेडियो मौजूद है, ये पता नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जितने लोगों के पास डिजिटल फोन है, आईफोन्स हैं, अब वहाँ पे अगर रेडियो की FM की सहूलत नहीं है तो लगता है कि रेडियो कौन सुनता होगा। तो मुझे लगता है कि शायद कनेक्टिविटी का ताल्लुक कहीं ना कहीं जरूर होता है, जिसकी वजह से हमें ये महसूस होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे होते हैं। मैं अक्सर बात करता हूँ कि बीइंग द स्टूडेंट हम हमेशा अपने टीचर को आइडियलाइज करते हैं, बिसाइड ऑफ ऑल कि वो टीचर किस सब्जेक्ट का था, क्या पढ़ाता था, लेकिन बीइंग द स्टूडेंट हमें लगता है कि वो टीचर्स की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ये टीचर बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, फैसिनेशन मौजूद है, इंस्पिरेशन मौजूद है, वो हमेशा टीचर करता है। सो आपको क्या लगता है कि इंस्पिरेशन होनी चाहिए लाइफ में इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग? बिल्कुल सर, इंस्पिरेशन जो है वो चाहिए होती है, बिल्कुल वैसे जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए होती है ना, जब आपके और हम सब के आइडियल जो है वो कौन है, और इंस्पिरेशन बीइंग अ मुस्लिम, हम अगर देखें तो हमारे जो आखिरी नबी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही हमारे हम जो सोच लेते हैं ना, इंस्पिरेशन एक वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन वहाँ से मिलती है। अगर वो हम ये सोचें कि हमने सिर्फ सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, तो हमारी इंस्पिरेशन वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम किसी इंसान को कहीं ना कहीं आके, जो इंसान होते हैं वो उनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, लेकिन अगर हम एक सही वाली इंस्पिरेशन अपनी देखें तो वो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, हमारे प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में आते हैं और हमें ये लग रहा है कि इस इंसान ने इस चीज को इस तरह लेकर चले हैं, ये सिचुएशन इन पे फॉल की, लेकिन उन सिचुएशन के बावजूद है ये जो है एक अपने गोल पे पहुंचे हैं, तो वो अगर हमें कोई सीख बता रहे हैं तो मुझे लगता है उसको अगर पॉजिटिव वे में जा रही है तो आपको जरूर उसको समझना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, जो भी जहाँ से अच्छा मैसेज मिलता है वो पिक करना उसको अडॉप्ट करना चाहिए और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सो जनाब, इसी के साथ एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं हम कहते हैं कि काम वो करना चाहिए जिससे दिल मुतमईन हो। बिल्कुल ठीक है, जिसका इनर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कुछ लोग सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हैं, उनसे वजह पूछी जाती है क्यों करते हैं, कहते हैं कि मैं मुतमईन हूँ जो मैं कर। ठीक है, इसका मतलब ये कि वो शायद आपका पैशन बन जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इनर सेटिस्फेक्शन? बिल्कुल सर, हर काम के लिए आपका
दिल का जो है ना वो मुतमईन होना लाजमी है, दिल और ठीक है। ज़मीर दोनों। मैं ज़मीर को भी इसमें ऐड करूंगी, दिल और ज़मीर दोनों का। अगर आपका माइंड आपको ये कह रहा है ना कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, आपका जो है वो ज़मीर कह रहा है, दिल कह रहा है कि यार तुम इसके साथ गलत कर रहे हो, लेकिन आप करते जा रहे हो, दैट्स मीन कि आप उस चीज़ को नहीं, आप उस लेवल पे आके तो उस पॉइंट पे तो उसके साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो बेसुकूनी आपको मिलेगी ना, वो फिर आपको थोड़ा जो है ना वो उस टाइम पीरियड से ज्यादा मिलेगी। यानी कि एक चंद लम्हे के लिए आपने किसी को हार्श वर्ड्स बोल दिए हैं और दिल आजारी कर दी है उसकी, और आप ये सोचे कोई बात नहीं, अब वक्त गुजर गया है, ठीक है। बाद में आपको बार बार जो है ना वो रियलाइज होता रहेगा, मैंने इसके साथ ऐसे किया, मैंने इसके साथ ऐसे किया। तो अगर तो वाकई में आप एक सही और अच्छे इंसान हो तो आपको रियलाइज होगा बार बार। बिल्कुल सही, और रियलाइज करना भी चाहिए क्योंकि जब आप किसी के साथ कोई भी मामला करते हैं, अच्छा या बुरा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें अपने बारे में खुद पता होता है। बिल्कुल ऐसे है कि हम क्या हैं, हम कितने पानी में हैं। बिल्कुल। तो जब भी किसी के साथ कोई भी अमल करते हैं तो पहले सोचना चाहिए कि ये किस हद तक आपके साथ फेयर है या गलत है। और मैं अक्सर ये भी कोट करता हूँ कि हम दूसरों में लॉयल्टी को ढूंढते हैं, जबकि जरूरत इस चीज की है कि आप अपनी जात के साथ लॉयल हों। बिल्कुल ऐसे। तो जब आप खुद के साथ लॉयल होते हैं तो दूसरी चीजें खुद ब खुद सही हो जाती है, सही हो जाती है। ठीक है। अच्छा, बीइंग द फीमेल किस हद तक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा? लाइक अगर आप रेडियो करती हैं, आप रेडियो प्रेजेंटर हैं, एक बड़ा ही अच्छा मोटिवेशनल बेस्ड प्रोग्राम भी लेकर आती हैं, उसके बावजूद बहुत सारे लोग तनकीद करने वाले होते हैं। जैसे भी आपने जिक्र किया कि लोग कहते हैं कि क्या रेडियो क्या कर रही हो, छोड़ो इसे, आगे बढ़ो। तो वो उसको उस मैसेज को कैसे लेती हैं? सबसे पहले मैं इधर एक पॉजिटिव बात ये रखूंगी कि मेरी फैमिली की तरफ से ऐसा कोई नहीं है। इवन दैट कि जब मैंने रेडियो, पैशन होता है ना हर चीज़ करने का, और जब आपके पेरेंट्स को पता हो कि इसमें ये मेरे बच्चे में ये पैशन है, तो वो अगर आपका साथ दे रहे हैं, इट्स अ ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग है आपके लिए। तो रेडियो जब ज्वाइन करना था तो मैंने अपने भाई के साथ शेयर किया, एंड बल्कि उसने मुझे ये कहने के बजाय कि ये कौन सुनता है, ये इस पे कौन जाता है, क्योंकि ये जो है वो साथ में डिजिटली भी है, तो इसको मत करो, ऐसे ना करो। उसने बोला ठीक है, अगर आप करना चाह रही हो तो आप करो। सो ये है कि मुझे घर वालों की तरफ से तो ऐसा कोई क्रिटिसिज्म देखने को नहीं मिला। लेकिन समटाइम्स होता है ना कि जहाँ वही बात आ जाती है, जहाँ आपको मोटिवेट करने वाले बहुत से होते हैं, वहाँ आपको कोई ना कोई ये जब कह देते हैं ना कि यार क्या रखा है इसमें, ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है, टाइम जाया कर रही है, कुछ और कर लें। बिल्कुल। तो ये चीज़ पे आके फिर इंसान अगर रुकना चाहे तो रुक भी सकता है, अगर इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहे तो आगे बढ़ सकता है। मैंने इन पे रुका नहीं, मैं जो है ना आगे बढ़ गई, बस ये चीज़। लर्निंग का अमल जो है या सीखने का मरहला है वो तो चलता रहता है, बिल्कुल, वो रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और ये रुकने का प्रोसेस वहां पर आता है जहां पर आप खुद चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप चाहेंगे, आप लोगों की बात को सीरियस लेंगे, दिल पे ले लेंगे, तो फिर आप रुक जाएंगे। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और अपने टारगेट्स को अचीव करते जाएंगे। सो मैं जितने भी लिसनर्स हैं उनके लिए आरजे ज़ुबिया से कोई एक बेहतरीन किस्म का मैसेज चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगी? सर मैसेज यही दूंगी कि अगर आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन पे हैं, ना तो जजमेंटल बने, ना क्रिटिसाइज करें, मोटिवेट करें, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान को हर पॉइंट पे मोटिवेशन की ज़रूरत है। ठीक है। वो कोई छोटा बच्चा है, वो कोई बड़ा है, आप कोशिश करें आपके अल्फाज ऐसे हों दूसरों के लिए कि अगर वो कहीं पे है ना कि बस यार अब हिम्मत नहीं है, तो वो कहे कि नहीं, ये इंसान जो है इसने मुझे बड़ी अच्छी जो है ना वो बात बताई है, ये कुछ भी ऐसा जुमला, कोई ऐसा रवैया, कोई ऐसा अमल हो आपके तरफ से उसके लिए, तो उसके लिए जिंदगी जो है ना वो खूबसूरत बन जाए, खूबसूरत लगनी उससे शुरू हो जाए। ये चीज़ आप लाजमी करें। बिल्कुल सही है। सो थैंक यू सो मच ज़ुबिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आप अपने शो से हट के हमारे शो में भी बैठी और हमें आपसे एक पॉजिटिव मैसेज सुनने को और सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। सो जनाब, आज हमने बात की है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मोटिवेशन के हवाले से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद थी आरजे ज़ुबिया शाहिद। आरजे ज़ुबिया शाहिद जो है वो ड्राई टाइम शो आपके लिए लेकर आती हैं वेब FM 96.6 पर, और आप रेगुलर उनको सुना करते हैं। आज एक डिफरेंट साइड से आपने उनको सुना,
क्योंकि रूटीन में जब वो प्रोग्राम करती हैं ड्राइव टाइम, तो उसमें कुछ मोटिवेशन भी होती है, उसमें मैसेजेस भी होते हैं, आपके साथ कोऑर्डिनेशन भी होती है। और आज वाले शो में हमारी डिस्कशन थी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन थी, और ज़ुबिया ने बड़ी अच्छी बातें की, मोटिवेशन के हवाले से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। सो मैं जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें, चीज़ों को पॉजिटिवली लें। जहाँ पर डिमोटिवेशन फैक्टर आता है उसको इग्नोर करें और आगे बढ़ते चले जाएं। लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। लोगों की बातों को अगर इतना सीरियस लेंगे तो आप कभी भी कुछ कर नहीं पाएंगे। जो लोग कहते हैं कि छोड़ो इसको और आगे बढ़ो, कल को वही लोग आपकी तारीफ़ करने के लिए पहली सफ़ में खड़े होते हैं और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। सेकेंडली, अपने बिहेवियर में इतना पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ कि आप अपने छोटों को रास्ता दिखाएँ, आप उनके पीछे एक करेज फैक्टर बनाएं, उनको थपकी दें अगर वो कुछ अच्छा करते हैं। सो जब आपकी अप्रोच ये होगी तो यकीनन आपके लिए भी बहुत सारे रास्ते खुलते जाएंगे। इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।